नमस्ते बच्चों। तो जैसे कि हम अपने लास्ट सेशन के अंदर पार्ट नंबर 9 जिसका नाम है रथ चक्र, तो जैसे ही हम पाठ का नाम सुनेंगे हमें पता चलता है कि रथ चक्र जो जीवन का चक्र है वो सदा एक समान ही रहता है। कभी हमारे जीवन में दुख आता है तो कभी हमारे जीवन में सुख आता रहता है, और ये चक्र हमारे जीवन पूरी लाइफ तक ऐसे ही चलता ही जाता है। तो जैसे कि हमारा जो पाठ है रथ चक्र, इसमें भी जो लेखक की जो हालत होती है वैसी ही रहती है। वो जैसे ही लेखक थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाता है और अपने बाहर जाने के बाद में जब फिर से वो गांव में आता है, कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और जैसे जैसे उसकी परिस्थिति सही होती जाती है उसके बाद उसके दादा की मृत्यु हो जाती है, और धीरे धीरे कुछ ही महीनों कुछ ही सालों के बाद में उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर भी जीवन चक्र वैसे ही चलता रहता है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता। मनुष्य खाना खाता है, पीता है, सोता है, रोता है और अपने काम पर जाता रहता है। इसका मतलब है कि जीवन का चक्र किसी के लिए वेट नहीं करता है, किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वो अपने हिसाब से चलता ही रहता है। उसका काम सिर्फ चलना है और चलना ही हमारा धर्म होता है। तो इस पाठ के अंदर जैसे जीतू नामक लड़का भी हमको यही बता रहा है कि ये जो जीवन का रथ चक्र है वो हमेशा चलता ही रहता है, रुकना उसका काम नहीं है। तो उस दिन मैंने जब आपको जो पाठ सिखाया था उसके अर्थ को भी बताया था, उसके क्वेश्चन आंसर की तरफ भी मैं जा चुकी थी जो पेज नंबर 71 में था। तो आज मैं पेज नंबर 72 के अंदर वहाँ पे जो क ख ग जो थर्ड आंसर की तरफ हम आज चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने शाम पट के 2 पार्ट को बना दिया है, और ये मैं उत्तर जो लिखित प्रश्न का जो उत्तर है उसकी ग पार्ट की तरफ मैं आज जाने वाली हूँ। ग मीन्स गमला, ये आपको पता है वर्ण व्यंजन की तरफ आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो जो प्रश्न है वो पेज नंबर 72 के अंदर देखिए, जिन पर पौधे अब मुझे रोपने हैं, इन शब्दों द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जिन पर पौधे अब मुझे रोपने, एक समय था जब पिताजी ने पौधे लगाए थे, उसके बाद दादाजी ने लगाए थे, और दादाजी की मृत्यु के बाद माँ ने पेड़ लगाए थे। अब मुझे पेड़ लगाना, मतलब उनकी पीढ़ियाँ जा चुकी है, अब पेड़ लगाने की किसकी बारी है, अब मेरी बारी है। वो तो देखिए पिता ने जो पेड़ लगाए, दादाजी ने जो पेड़ लगाए थे, वो आज तक नेक्स्ट 3-4 पीढ़ियों तक फल खाने के लिए उनको वहाँ तक मिल जाएगा। तो हमारा लेखक का कहना है कि वो सारे लोग अभी जा चुके हैं पर जीवन का चक्र वैसे ही चल रहा है। तो अब मेरा समय है, कौन है वो, जीतू का समय है, उसे अब पेड़ लगाना है। गड्ढे तो पहले से खुद चुके थे पर पेड़ लगाने का समय नहीं मिला था, अब मेरी बारी है, मुझको क्या करना है, मुझको अभी पेड़ लगाना है। तो देखिए, तो इन कहानी के द्वारा जो कहानी जो लेखक इन जो वाक्य दिया गया है कि कौन सा वाक्य, जिन पर पौधे अब मुझे रोपना है, रोपना मीन्स पेड़ को लगाना है। तो ये जो को क्या कह रहा है कि क्या नायक को परिवार के प्रति अपना उत्तरदायित्व का बोध है। वो एक जवाबदारी के साथ में निभाता हुआ बोलता है कि इतने दिनों तक मेरे बड़े बुजुर्गों ने पेड़ लगाया है, अब मेरी बारी है, मुझे अपनी परंपरा को ऐसे ही आगे लेके जाना है। जिस तरह पिता की असहायक मृत्यु, देखिए पिता 100 साल तक जिंदा रह सकता था पर किसी कारणवश वो बीमार हो चुके थे और उनकी मृत्यु हो गई। जो समय है, समय से पहले उनकी मृत्यु, असमय मृत्यु हो गई थी। उसी तरह उसके दादाजी की भी यही हालत, उसकी माँ की भी यही हालत हो गई। तो दर बदर ऐसे उनके घर में साल ब साल बाद एक लोग चलते ही गए। तो देखिए, तो वो जो छोड़ के गए, जो काम छोड़ के गए, ये जीतू नाम का लड़का उस काम को पूरा कर रहा था। बोला कि अब ये जो पेड़ लगाने का काम है वो मेरा है। तो यहाँ पे आप उत्तर में क्या लिख पाओगे, बोलना बहुत ही सरल है। जब हम किसी बात को लिखावट के रूप में डालते हैं तो उन सेंटेंस को कई सही तरह में फॉर्म करके हमें डालना है। पहले क्या करते थे, पहले पिताजी, कौन पेड़ लगाता था, पिताजी, फिर बाबा, बाबा मीन्स ग्रैंडफादर, फिर बाबा और माँ ने
माँ ने पेड़ लगाया, अब पेड़ रोपण, रोपण मीन्स पेड़ लगाने, पेड़ रोपण की बारी, बारी मीन्स टर्न, बारी मेरी है। तो इतने साल तक जो हमारे परिवार में सभी लोगों ने इस कार्य किया था, अब मेरी बारी है इस कार्य को करने की, मतलब पेड़ को लगाने की मेरी बारी है। नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? लेखक ने कहानी का नाम रथ चक्र रखा है। इट इज़ करेक्ट ओनली बिकॉज लेखक ने उस पाठ का नाम, पाठ का जो नंबर है वो है 9, जिसका नाम है रथ चक्र। तो लेखक ने पाठ का नाम रथ चक्र ही क्यों रखा है? क्या ये नाम उपयुक्त है? क्या ये नाम सही है? आपने विचार लिखे। तो आपको क्या करना है, जो पाठ का जो नाम है आपको विचार करके सही है या गलत है उसको विचार करके आपको लिखना है। Whether the name, the title of the chapter is correct or not, whether some other title we can write or not, ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದೋ ಇಲ್ಲ ಪಾಠಕ್ಕಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. Whether it is suitable, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಂದುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ರಥ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಸರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಿ ದ ವಾಟ್ ನೇಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. अपने विचार लिखे. If it is suitable, why it is suitable? If it's not suitable, why it is not suitable? ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೊಂದೈತೆ, ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೊಂದೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. So according to me when I was teaching the lesson, I thought that this was correct. The name of the title is correct. Why? Because when I was explaining, I was telling that कि कुछ भी हो जाए ಅಕ್ಕ ಸತ್ತರೆ ಅಮಾಸೆ ನಿಲ್ಲೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕ ಸತ್ತರೆ ಅಮಾಸೆ ನೀ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವತ್ತಾರು ನಾವು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಾಗ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಂತ ದೊಡ್ಡವರು, ನೀ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೆಲಸ ನಡಿತಾ ಇರ್ತಾವ್ರು, ಅಕ್ಕ ಸತ್ತರೆ ಅಮಾಸೆ ನಿಲ್ಲೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅದು ನಡೀತಾ. जो जीवन का जो चक्र है वो अपने हिसाब से घूमता ही रहता है. जैसे कि समुद्र की लहरें किसी का वेट नहीं करती है. जब तूफान आता तो वो नहीं बोलते मनुष्य तू वहीं रुक, वो नहीं बोलता है समुद्र कभी भी. वो अपने हिसाब से लहरें को उठाता है और हर जगह पानी ही पानी कर देता है. तो उसी तरह समुद्र की लहरें और समय किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है, वो अपने हिसाब से घूमता ही रहता है. ಮಗು ಸಣ್ಣದಿರ್ತೈತೆ, ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ಮಗು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ್ದಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. तो समय कभी भी पीछे नहीं जाता, समय हरदम रथ जो चक्र जो क्लॉक होता है उसी तरह आगे बढ़ता ही जाता है. तो यहाँ पे देखिए कहानी का नाम रथ चक्र सर्वथा उपयोग. तो सही प्रकार जो लेखक ने जो पाठ का जो नाम दिया है वो बिल्कुल सही है. तो पाठ का नाम, द नेक्स्ट आंसर व्हाट इज दैट, जो पाठ का नाम है, पाठ का नाम बिल्कुल सही है. सो जो पाठ का नाम है वो क्या है, बिल्कुल सही है. नाउ सर you asked for whether it is correct or not. I am saying it is absolutely correct. Now I ask why it is correct. Okay, why? Its name itself, when I was explaining, I told you why it is correct here. है कि नहीं? आपको बताना होगा. जब आपने कोई हम वाक्य बोलते हैं तो हमें ठीक है या सही है या गलत है जब बोलते हैं तो उसके पीछे ना जाने कितने तर्क वाक्य होते हैं, सॉल्यूशंस बहुत दिया जाता है. तो I'll tell you why it is correct according to the lesson. क्योंकि जीवन चक्र भी रथ के पहिए के समान सदा चलता रहता है. देखिए जीवन में रथ चक्र, जो रथ का जो चक्र होता है वो हरदम चलता रहता है. इन क्लॉक नोड़ती रहो, क्लॉक व्हेन इट विल स्टॉप, जब वो जो उसका जो बैटरी है वो जो डाउन हो जाता है या फिर बैटरी का सेल ख़त्म हो जाए, उसकी जो पावर ख़त्म हो जाती है तो वो रुक जाता है. तो क्या जीवन रुक जाता है? बैटरी की सेल गई इसलिए रुक गया वो, पर
काम ऐसे ही चल रहा है। मनुष्य उसको देख के ही काम करता है, फिर भी लग रहा है कि आज समय कुछ और हो गया, तो वो अपने काम को रोकता नहीं है, वो अपने काम को चलाता ही रहता है। तो क्योंकि जीवन चक्र भी रथ के पहिए के समान चलता रहता है। जीवन चक्र में देखिए, जीवन चक्र पहिए के समान चलता ही रहता है। तो हर दम वो चलना ही उसका काम है, वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। अपनी स्पीड से, अपनी जो रेट ऑफ स्पीड है उसके हिसाब से वो चलता ही रहता है। देखिए, जब जीवन चलता रहता है कि हरदम खुशी रहती है? कभी नहीं। जीवन में खुशी एक बार आता है और दुख भी आता है। जब दुख आता है, सुख आता है, तो जीवन में जीवन जीते भी है, और कभी कभी इस जीवन जीते जीते किसी की अकाल मृत्यु भी हो जाती है। तो जीवन मृत्यु, तो जैसे मैंने बोला कि जब जीवन चलता ही रहता है तो हरदम खुशी ही नहीं रहती और हरदम दुख ही नहीं रहता। जब जीवन स्टार्ट होता है तो उसके साथ में जब हम पैदा होते हैं तो हम ज़रूर मरते हैं एक दिन। ये ज़रूर नहीं कि आकाल हम ऐसे ज़िंदा रहें। एक मनुष्य जैसे पैदा होता है, कुछ सालों के बाद में उसकी एक मृत्यु काल डिसाइड हो चुका था, और जब वो बॉर्न होता है तो पैदा होता है तो उसके जीवन के साथ में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो जीवन, मृत्यु और फिर जीवन, किसी को फिर से दोबारा पैदा होने का अवकाश मिल जाता है अपने अच्छे कर्मों की वजह से, या फिर कोई अधूरे काम को, छोड़े हुए काम को पूरा करने के लिए। आजकल तो आप टीवी सीरियल्स बहुत देखते होंगे शायद से, तो उस टीवी सीरियल्स में बहुत से जो धारावाहिक आ रहे हैं, उसके अंदर सीरियल्स आ रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एक वो पहले पैदा होती है, वो पहले पत्नी के रूप में होती है, और फिर अभी एक ऑफिस के काम करने वाले के रूप में। नाम सेम, थोड़ा डिफरेंट होता है पर चेहरा बिल्कुल सेम होता है। फिर से वो उसी आदमी के साथ में रहना पसंद करती है, तो उसको याद आता है कि यही मेरी पत्नी थी पिछले जन्म में। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे अधूरे छोड़े हुए काम को पूरा करने के लिए फिर से हमारा जन्म होना आवश्यक नहीं है। ये भगवान की देन है कि वो हमको जीवन देगा या फिर नहीं देगा। तो ये एक चक्र इसके समान होती है। तो मृत्यु होता है, पहले हम जीते हैं, पैदा होते, जीवन जीते हैं, और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, और फिर अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक नया नाम, एक नया रूप लेकर के फिर से हमारा पैदावार हो जाती है। और ये एक चक्र के समान चलता ही रहता है, जैसे सुदर्शन चक्र जैसे घूमता ही रहता है, जो कृष्ण के हाथ में रहता है। तो वो क्या करता है, वो एक हमारा जीवन एक चक्र के समान चलता ही रहता है, जो निरंतर घूमता रहता है। उसकी स्पीड कम नहीं होती रहती, मरता है, जीता है, पैदा होता है, फिर पैदा होगा, फिर घूमेगा, फिर ऐसे ही जो जीवन का जो चक्र है वो निरंतर अपनी स्पीड से वो चलता ही रहता है। तो देखिए, जीवन का दूसरा नाम चलते रहना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है कि यहाँ पे जो जीवन चक्र पहिए के समान चलता ही रहता है। तो किसके समान चलता ही रहता है? जीवन, मृत्यु और फिर जीवन, यह एक चक्र है। तो पहले क्या होता है? जीवन होता है, और उसके बाद में अपने जीवन काल को कंप्लीट करने के बाद में मृत्यु होती है, और फिर जीवन। सो इनकम्प्लीट काम को करने के लिए फिर से हम पैदा हो जाते हैं, और जीवन, मृत्यु और फिर जीवन, यह एक चक्र के समान है। तो यह एक चक्र के समान है। तो क्या कहलाता है? यह एक चक्र के समान कहलाता है। तो हमारा जो जीवन चक्र है ऐसे ही वो चलता है, जो निरंतर घूमता रहता है। ये जो चक्र है जो निरंतर, तो देखिए, जो निरंतर मीन्स रोज घूमता है, जो निरंतर घूमता ही रहता है। तो जीवन का चक्र क्या करता है? वो अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से वो घूमता ही रहता है, रुकना उसका नाम नहीं होता है। जीवन का दूसरा नाम
चलते रहना है। तो आपको पता है कि जो जीवन का जो चक्र है उसका काम क्या है, सिर्फ चलना है। तो जीवन का एक और नाम हम क्या बोल सकते हैं, चलते रहना। तो आई राइट जीवन का दूसरा नाम, तो जीवन का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम मीन्स नेम, दूसरा नाम चलते रहना। तो हमारा जो जीवन है उसका जो दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, चलते रहना। तो इस तरह जो लेखक अपने जो एक कथन है, एक जो सेंटेंस के बारे में वो सब मीनिंग को बोल रहा है। तो हमने जैसे कि लेसन में देखा कि हमारे जो लेखक के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी थी। वो छोटे थे, उसका भाई भी छोटा था, पिता की मृत्यु हो जाती है, दुकान को संभालने वाला कोई नहीं होता था, और ग्रैंडफादर जो एज्ड वन थे वो अपने आप दुकान को संभालने जैसे नहीं थे। फिर दुकान को माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर लेखक पढ़ के आए और फर्स्ट रैंक में पास होकर के आए, और फिर बाद में वो पास होने के बाद में फ़ौज में भर्ती हो गए, और फ़ौज में भर्ती होने के बाद में अचानक एक दिन समाचार आ जाता है कि उनके भाई की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए जीवन चक्र चलता ही रहता है। तो मैंने भी वैसे ही लिखा है, जीवन का दूसरा नाम क्या है, चलते ही रहना। तो ये जो नाम जो लेखक ने दिया है वो मेरे हिसाब से, पाठ के हिसाब से मैंने जो दिया है वो मैं सही मानती हूँ। इसके लिए मैंने बहुत सारे रीज़न आपको यहाँ पे लिख के बताएं कि मैं ये क्यों है। तो पाठ के हिसाब से भी सही है और नाम के हिसाब से भी ये सही है कि जो नाम दिया गया है वो क्या है, रथ चक्र। रथ का चक्र हो जैसे घूमता रहता है, हमारे जीवन का चक्र भी वैसे ही घूमता रहता है। तो कभी उसका काम चलना रहना ही है, कभी उसका काम रुकना नहीं है, वो कभी अपनी गति को नहीं रोकता है। तो हम अपने नेक्स्ट मेन की तरफ चलेंगे। तो कहानी के अनुसार, तो कहानी का नाम क्या बच्चों, दैट इज रथ चक्र। तो कहानी के अनुसार सही कथन पर देयर आर सम सेंटेंस दे हैव रिटन हियर डाउन व्हेन यू सी फॉर द नेक्स्ट मेन दैट इज थर्ड मेन। तो वहाँ पे कुछ सेंटेंस वाक्य दिए गए। तो इफ़ इट इज़ करेक्ट यू पुट अ राइट सेंटेंस, इफ इट्स रॉन्ग मीन्स यू हैव टू पुट अ रॉन्ग वन देयर। मीन्स कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंस करेक्ट होते हैं, उसको घुमा फिरा करके उसको रॉन्ग बना दिया जाता है। तो दे बोथ आर मिक्सड हियर। तो आपको क्या करना है, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲೆಸನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ 5 sentences. So when we read any question paper or anything else, what we must do first we must read the whole question paper before writing. आपको पता है बच्चों, जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, लिखने के लिए नहीं. जब लिखने की बारी आती है उसके लिए एक बेल डाला जाता है. वो बेल डालने के बाद में ही आप अपनी लिखावट को शुरू करते हो. आपको पता है पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जो भी आपने लर्न किया वो आंसर्स एक के पीछे अपने आप ಟ್ಯಾಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ वो ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಸರ ಹೆಂಗೆ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ मोतियों को, तो उस तरह वो मोतियों की तरह आंसर्स अपने आप अपने दिमाग में आते जाएंगे और तुम्हारे हाथ अपने आप आंसर को लिखते जाएंगे. तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद में बेल के बाद में आपको आंसर लिख. उसी तरह व्हेन यू गो फॉर राइटिंग फॉर एनी आंसर्स बिफोर यू मस्ट रीड ऑल द सेंटेंस व्हाट इज गिवन हियर और विद द क्वेश्चन यू शुड राइट द आंसर्स. सो नाउ आई विल रीड द फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट. वाक्य को मैं पहले पढ़ देती हूँ, फिर आपको बताना है वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग हियर. द फर्स्ट वन, संबंधियों ने कष्ट में हमें सहारा दिया. नाउ गो जस्ट रिमेंबर, गो टू द लेसन हियर. जब इट इज़ रियल सिचुएशन ओनली, जब हम बहुत रिच होते हैं और हमारे घर में कोई घटना हो जाती है तो सभी लोग हमारे घर में आते हैं बिकॉज वी आर रिच हियर. एक ऐसा ही उसके विपरीत अपोजिट कोई किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे और अचानक पति की मृत्यु हो जाती है, उसके सगे संबंधी भी उस औरत को नहीं देखते हैं. आज का ज़माना ऐसा हो गया. तो now tell me, just remember the lesson, go for the lesson and just see whether the sentence is correct. No, it is wrong. तो उनके सगे संबंधी ने उनको नहीं देखा. The sentence is given देखा था, but according to the lesson उन्होंने नहीं देखा था, क्योंकि जो पति की मृत्यु अकाल हो जाती है
रियल एज नहीं होती उनकी, पति की जो मृत्यु की एज होती है। कोई भी आदमी, इट्स नॉट ज़रूरी कि नहीं वो पैदा होकर 10 साल में मर जाए। वो सब डिसाइड करने वाला कौन है? हमारे ऊपर बैठने वाला भगवान डिसाइड करता है। ये अकाल मृत्यु तो बीच में आने वाला है, पता नहीं चलता इसको कब मनुष्य के अंदर ये आ जाता है। तो यहाँ पे संबंधियों ने कष्ट में हमें सहारा दिया। जब पति मर गया तो कोई किसी ने उसको सहारा नहीं दिया, सब लोगों ने उसके हाथ को छोड़ दिया। दैट मीन्स द सेंटेंस इज रॉन्ग हियर। नो, आई विल गो फॉर द सेकेंड सेंटेंस हियर। जीवन की गति किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकती। तो यू आर लीडिंग योर लाइफ, करेक्ट नो? तो ज़रूर रोज़ क्या घरों में शादियाँ होती है? क्या रोज़ बहुत खुश रहते हो? पॉसिबल ही नहीं है। किसी के घर में रोज़ 12 मंथ्स में किसी के घर में शादियाँ नहीं होती। शादी सिर्फ एक दिन की होती, तैयारी पूरे 1 बरस तक हम करते रहते। उस एक दिन की शादी के लिए पूरे बरस तैयारी करते हैं कि शादी कैसी होगी। सिर्फ ऐसे देखा जाए तो 1 घंटे की शादी होती है। कब तक? जब तक हम टाई करें तब तक। अगर किसी ने किसी को टाई कर दिया तो होगी शादी। पर हम क्या बोलते हैं, पूरे साल तक उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में तैयारी करते रहते हैं। देखिए, जीवन की गति किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकती। कोई आए, कोई शादी में हम कितने लोगों को खाड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे लोग हमारी शादी में आए, कोई आते कोई नहीं आते। किसी की परिस्थिति सही रहती है, किसी के पास में आने के लिए पैसे। तो ये जो परिस्थिति के हिसाब से समय किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है, वो अपने हिसाब से चलता है। अगर तुम्हारे पास में पैसा है तुम आसानी से आ सकती हो, नहीं है तो क्या करोगे? आपको तो रुकना ही पड़ेगा। तो समय आपके लिए नहीं रुकेगा। समय नहीं बोल जाके कमा के लेके और शादी को जा, नहीं, बट समय चलता ही रहता है। उसके हिसाब से यू हैव टू चेंज योर माइंड एंड अर्न द मनी, अदरवाइज यू हैव टू लीव फॉर गोइंग फॉर द मैरिज ईयर। तो जीवन की गति किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकती। ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರ ಮನೆಯಾಗ ಸತ್ರೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾ ಈ ಮನೆಯಾಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ನಾ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅವತ್ತು ಜನ ಏನಂತಾರೆ, ಆಯ್ತವ ನೀ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದು 4 ತಾಸು 3 ತಾಸು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತಾನಾಗಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಓದಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನ ಚಕ್ರ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾಳೆಗೂ ನನಗೂ ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಮನೋಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ. ಜೀವನ ನಮಗೊಂದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರ ತಕ್ಕವಾಗಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. परिस्थिति मनुष्य से यावागलू सेम इरंगिला। तो यहाँ पे भी लेखक हमें यही बताता है कि परिस्थिति हमारे लिए नहीं रुकती, समय का काम चलना है वो चलता ही रहेगा। तो आजकल अभी बंद है तो समय क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन क्लास करो, बच्चों को घर पे ऐसे ही मत बैठाओ, एटलीस्ट इतना तो नॉलेज दे दो कि अपनी नेक्स्ट क्लास को पास कर ले वो। अगर हम ना दे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे, उनको पढ़ना लिखना कुछ भी याद नहीं। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रमोट फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो प्रमोट करने के लिए कुछ तो उनके दिमाग में डालना ज़रूरी। अगर स्कूल होता तो एवरीथिंग विल गो स्मूथली, बच्चे भी अच्छे से पढ़ते थे, टीचर का भी काम अच्छा लगता, मैनेजमेंट का भी काम अच्छा, सब लोगों का अच्छा। अब इस ज़माने में क्या करें, पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट किया। वो भी ठीक तक ठीक है, अगर सही ले तो सही है, गलत ले तो गलत है। वो आप पे डिपेंड रहते कि आप कैसे उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जीवन की गति किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकती है, उसका काम चलना है, जो कार्य आगे होना है वो होके रहेगा, तुम मानो या ना मानो, ये जीवन का चक्र है वो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, पहले वाला भी रॉन्ग है और दूसरे वाला भी रॉन्ग है। नाउ आई गो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं लेसन की तरफ जाके आपको समझा रही हूँ, सो बी केयरफुल हियर। नाउ आई गो फॉर द थर्ड वन। हमें दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इज इट करेक्ट? हमें दूसरों की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर वो चिंता करने के लायक है तो करनी चाहिए, है कि नहीं? जो चिंता, जिस चिंता से कोई फ़ायदा नहीं है उसको करने से क्या फ़ायदा? चिंता हरदम चिता के समान रहती है, करेक्ट हो? चिंता हरदम चिता के समान रहती है। हर मनुष्य के अंदर चिंता रहती है, इसका मतलब नहीं है कि हम चिता बन जाए, ठीक है कि नहीं? चिंता करनी चाहिए, जो सही है उसके बारे में उतना ही हमें चिंता करनी चाहिए। लेखक ने भी यही कहा, पहले पिता की मृत्यु हो गई, फिर बाबा की मृत्यु हो गई, फिर माँ चली गई, फिर भी लेखक
ने क्या किया, साहस करके अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाते ही चले गए। तो यहाँ पे देखिए जो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। समझ में आया? नाउ आई विल गो फॉर द फोर्थ सेंटेंस हियर। सुख और दुख जीवन के दो पहलू है। सही है कि नहीं? मैंने बोला कि नहीं, हरदम 12 मंथ्स में किसी के घर में शादी नहीं रहती है, वो खुशी का मौसम है। कभी कभी आज दुख है तो कल सुख रहेगा। ಏ 4 ದಿನ ದುಃಖ ಐತೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತೀನಿ ನೀನು, ನಾಳೆ ಸುಖ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, तो 4 दिन दुख के आते हैं तो 5 दिन सुख के भी जरूर आएंगे। पर ये भरोसा हमारे मन को हरदम बनाए रखना है, हरदम पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन में बनाए रखना है। मत बोलो कि ए ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಡೀತೀನಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದರ ತಕ್ಕವಾಗಿ ಸಮಯ ತಕ್ಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಲೇಬೇಕು। ಸದಾ ಒಂದರದಾಗಿ ನಾವು ಇರೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಂಗಿಲ್ಲ। तो यहाँ पे जो सुख और दुख जीवन के 2 पहलू। आज 6 ತಿಂಗಳ ಸುಖ ಇದ್ದರೆ 6 ತಿಂಗಳ ದುಃಖ ಬರೋದು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ। ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದ ಗೊಂಬೆ ಹೆಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರು ಗೊಂಬೆ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ, ಆದ ಥರ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। तो यहाँ पे देखिए जीवन और सुख जीवन के 2, दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं। तो जैसे आप कॉइन को देखते हैं, एक में चित्त होता है, एक में पट होता है कि नहीं? तो क्या दोनों समान रहते हैं? नहीं। आप जब क्रिकेट का जो गेम चलता रहता है, आप कॉइन को उछालते हो, ये ए पार्टी और बी पार्टी 2 ग्रुप होते हैं। ए चाहता है कि मैं बैटिंग करके मैं जीत जाऊँ, बी चाहता हूँ मैं बैटिंग करके मैं, पर ये किस पर डिपेंड होता है? ये कॉइन पे डिपेंड होता है कि वो किस तरफ आए और तुमने क्या चूज़ किया, वो उसका लक है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं, दैट इज़ करेक्ट। ये सभी के जीवन में अप्लाई होता है, नॉट ओनली फॉर मी, ऑल द ह्यूमन, ऑल द क्रिएचर्स, ये सब के लिए अप्लाई रहता है। द सेंटेंस इज करेक्ट हियर। नाउ गो फॉर द लास्ट सेंटेंस। फल कौन खाएगा, इसकी चिंता रोपने वाला नहीं करता। जब हमारे स्कूल में जो क्लासिक इंटरनेशनल जो पब्लिक स्कूल में हर साल वनो महोत्सव जो कार्यक्रम होता है, हम लोग भी पेड़ लगाते हैं। इवन द टीचर्स, इवन द चिल्ड्रन ऑल्सो, व्हेन द बर्थडे विल बी देयर, दे विल जस्ट गिव इन द फॉर्म ऑफ द गिफ्ट, दे प्रेजेंट अ ट्री, स्मॉल प्लांट दे विल गिव। इट डजंट मीन दैट व्हेन आई एम पुटिंग अ प्लांट इन द, इट डजंट मीन दैट आई विल ओनली ईट द फ्रूट हियर। वो मेरी किस्मत रहनी चाहिए कि मैं उसका फ्रूट खाऊं। अगर मेरी किस्मत में है तो मैं वहाँ पे खाऊंगी। ज़रूरी नहीं कि मैंने पेड़ लगाए तो उसके फल भी मैं ही खाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने बोला जैसे लेखक के जो लेखक था, उसके जो पिता था, उसकी जो पत्नी थी, उन्होंने पेड़ लगाए तो आज उनका बेटा खा रहा है, उनके पोते खा रहे हैं, जो 3 जनरेशन के खा रहे थे। तो ये ज़रूरी नहीं जो पेड़ लगाता है उसी को फल मिलना ज़रूरी है। पर मायने देखे जाए तो कुछ ऐसे किस्म के पेड़ होते हैं जिन पे फल आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पेड़ का किस्म ऐसा हो लगाते ही उन पर फल आ जाए। पर आजकल जो साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, हम ऐसे कुछ जो ट्रीज़ होते हैं और लगाते ही पौधे को लगाते कुछ महीनों कुछ सालों के बाद हम उसके फल को खा सकते हैं। अगर हम इस जीवन के चक्र में ज़िंदा रहें तो उन फल का हम मज़ा ले सकते हैं। तो फल कौन खाएगा, इसकी चिंता रोपने वाला नहीं करता। तो हम पेड़, हमारा कार्य सिर्फ काम करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो इसके हिसाब से जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। पेड़ उतना लगाना है, फल खाएं या ना खाएं वो भगवान पे छोड़ देना। अगर हमारे जीवन काल में है तो खाएंगे, नहीं तो जिसके भाग्य में फल खाना लिखा है वो आकर के खा लेगा। सो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान मीन्स ग्रामर हियर। तो इस पार्ट से संबंध कुछ ग्रामर एक्सरसाइज यहाँ पे दिया जाता है। तो भाषा ज्ञान, भाषा मीन्स यू नो द लैंग्वेज, द ग्रामर, हाउ यू यूज्ड हियर। सो फर्स्ट वन दे गिव, the first one is what, that is पर्यायवाची। the first one is what, the पर्यायवाची। तो पर्यायवाची मीन्स कोई एक वर्ड दिया जाता है और उसके हिसाब से बहुत सारे वर्ड वहाँ पे आपको नज़र आते हैं। तो जैसे कि मैंने स्कूल बोला तो मैं स्कूल बोलती हूँ, कोई विद्यालय बोलता है कि नहीं, कोई पाठशाला बोलता है। तो अपने हिसाब से कई तरह के नाम हम एक ही वर्ड के न जाने कितने नाम हम वहाँ पे बोल देते हैं। तो जैसे कि वहाँ पे फर्स्ट वन दे डिड फॉर यू श्रम। तो वहाँ पे द फर्स्ट श्रम मीन्स मेहनत, और एक और वर्ड हम बोले तो परिश्रम। मेहनत, परिश्रम, बोथ आर द पर्यायवाची ऑफ श्रम।
मीनिंग सेम होता ही है, पर उसका मतलब क्या है, कठिन परिश्रम, ಕಷ್ಟಪಡೋದು. ಕಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ 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 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ यहाँ पे श्रम मीन्स परिश्रम या फिर मेहनत. तो उसी तरह I told you the example before I was rubbing, no, I told the example of school year. मैं स्कूल बोलती हूँ, मेरी आदर्श शिक्षिका पाठशाला बोलती है कि नहीं, और कोई टीचर और दे तो विद्यालय बोलेगी. तो ये उनका शब्दकोश, उनकी डिक्शनरी, द वर्ड ऑफ डिक्शनरी, जो ज़्यादा शब्दकोश जिसके पास रहेगा, जिसके पास नॉलेज है, वो अपने अलग अलग एक ही शब्द के अलग अलग वर्ड वो ढूंढ लेता है. तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वो है पाठशाला. द फर्स्ट वन इज़ व्हाट, पाठशाला. तो जैसे कि मैंने बताया कि पाठशाला के डिफरेंट वर्ड्स होते हैं. आपने पाठशाला बोला, मैं स्कूल बोलती हूँ उसको. अगर आपने स्कूल बोला तो मैं कुछ और भी, मैं उसको विद्यालय भी बोल सकती हूँ. द मीनिंग इज सेम, इट मीन्स स्कूल. द वर्ड्स आर डिफरेंट. Different people are using different words. The meaning is same, that is school. Understood? Now I'll go for the next word. What is given? बगीचा. बगीचा means, तो सबके घरों में बगीचा रहता है. Now tell me, सबके घरों में बगीचा means क्या है मैडम करके पूछो. बगीचा मीन्स गार्डन, है कि नहीं. सब चाहते कि मेरे घर के सामने, मेरे घर के आजू बाजू नाइस गार्डन रहे, वो भी फुल ऑफ फ्लावर्स, पूरा ग्रीनरी. सुबह उठ करके पहले जाकर के विंडो खोला तो सब ग्रीनरी नज़र आना चाहिए. उससे लगता है कि आँखों को कितनी अच्छी मस्ती मिलती है उनको, है कि नहीं, एक तरह का आनंद मिलता है उसको. तो वहाँ पे देखा जाए तो आप बगीचे का एक और वर्ड क्या बोल सकते हो, तो बगीचे का एक और वर्ड हो सकता है उपवन. जब हम बड़े बड़े उपन्यास और इतिहास के बुक्स को हम पढ़ेंगे तो हम मामूली वर्ड्स में बगीचा बोलते हैं. उपन्यास, नाटककार, बड़े बड़े साहित्यकार वो बगीचा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं उपवन बोलते हैं. उपवन में सीता और राम क्या करते थे, टहल रहे थे. उपवन अंदर बगीचा. एक और वर्ड वी कैन से दैट इज बाग. वेरी सिमिलर वर्ड, है कि नहीं. तो आई राइट फर्स्ट इज बगीचा. द वर्ड itself what they have given, that is बगीचा. तो what one more word I told you, that is just बाग ही है, आप इसे बाग बना लीजिए. नेक्स्ट इज उपवन. उपवन, that is called as same बगीचा. बगीचा मीन्स बाग और उपवन. उपवन मीन्स बाग और बगीचा. दूसरे लोग दूसरे वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, बट द मीनिंग इज सेम हियर. Now I'll go for the next word, that is ओहदा. Now this is very new word, है कि नहीं. ओहदा, तो you'll say miss we don't know. ओहदा, है कि नहीं, वेरी फेमिलियर वर्ड, है कि नहीं. तो जब आप लेसन में जब मैं कर रही थी तो मैंने आपको बताया था मैं बहुत बड़े ओहदे पे हूँ, पोजिशन पे हूँ, पद पे हूँ. ಹೌದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಓದೆ ಮೇಲೆ ಅದಾರಪ್ಪ ಅವರು, ಆಫೀಸರ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಓದೆ ಮೇಲೆ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಓದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೌದಪ್ಪ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. तो वहाँ पे जो ओहदा मीन्स कन्नड़ में जो प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहता है, हिंदी में वैसा ही वर्ड आता है, पर उसके कुछ और वर्ड्स भी आ सकते हैं जैसे पद और पदवी, पोजिशन. तो यहाँ पे आई राइट ಪದ್ ಆರ್ ಪದವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸದ ಒಳಗೆ ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನೈತಿ, ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಐತಿ, ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಐತಿ, ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪದ್ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಪದವಿ ಅಂದ್ರನ ಹೋದ, ಪದ್ ಅಂದ್ರೂ ಓಹೋದ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನು ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಅದಾರಪ್ಪ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಓಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಟೀಚರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ತಗೋರಿ. ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಬಂದೈತಿ, ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಕಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಚ್ತಾರೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಟೀಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪದವೀದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಷ್ಟೇ ನಾಲೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಈ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ.
ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. क्लर्क बिटरो कैसा ये असिस्टेंट व्यक्ति पूर्तिवन मारता. तो यहाँ पे जो असिस्टेंट आया है जो काम इसका पूरा कर देता है दैट इज पद और पदवी. तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि मैंने चार वर्ड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे जैसे कि 4 सेंटेंस दिए गए, चारों को मैंने बता दिया, उसके अर्थ को बताया, वो सही या नहीं उसके बारे में बताया, और मैंने पर्यायवाची शब्द को भी लिख के दिखा दिया है. That is page number 72. So after this session the homework is very important to know how much you have learnt here, है कि नहीं. तो आज की होमवर्क के बारे में जान लेते हैं. तो आई होप तो ग्रामर पार्ट और क्वेश्चन आंसर्स पार्ट को मैंने आज थोड़ा कंप्लीट कर दिया है. तो अपने होमवर्क पार्ट की तरफ चलते हैं. दिस इज़ योर होमवर्क पार्ट. तो उस होमवर्क पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, पेज नंबर दैट इज 72 के अंदर वहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिया गया है. Already I wrote on the blackboard here, that is there are only 4 words there, पर्यायवाची शब्द. तो one time you should write in homework book. तो आपको क्या करना है, एक बार याद कर करके, याद मीन्स यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न इट, एंड विदाउट सीइंग यू शुड राइट इन योर होमवर्क बुक. So I hope you understood. Thank you very much.